हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट में फिर से हमें दो चीज़ें पढ़नी है। एक, हमें पढ़ना है हाउ टू प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट, एंड दूसरा हमें पढ़ना है हाउ टू प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमें दो हिस्से पढ़ने हैं, एक पढ़ना है कॉमन साइज्ड बैलेंस शीट, दूसरा पढ़ना है कॉमन साइज्ड इनकम स्टेटमेंट। तो हम एक पहला इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे जिसमें हम कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ना सीखते हैं। तो चलते फटाफट ऑन द एग्जाम्पल विच इज नथिंग बट सॉल्व एग्जाम्पल 7 या इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल 7, जिसमें उन्होंने वेरी क्लियरली कहा है प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट। राइट, क्या दिया है पहले पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 इज गिवन बिलो। तो 31 मार्च 20 की बैलेंस शीट आपको दी है XYZ लिमिटेड की। राइट, सिंपल देखोगे तो लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहाँ पर अगेन 2 साल की अमाउंट नहीं दी है क्योंकि यहाँ पर कंपेरेटिव बैलेंस शीट नहीं बनाना है। यहाँ पर क्या बनाना है आपको, तो उन्होंने कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो उन्होंने अगर आपको बैलेंस शीट दिया तो इसका मतलब हमें कॉमन साइज्ड बैलेंस शीट बनाना है। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले हम कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी करते हैं। फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट के फॉर्मेट रेडी करने के बाद जो टी शेप में बैलेंस शीट है उसे हमें स्टेटमेंट बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने किया था इन कंपैरेटिव बैलेंस शीट कि हमने जो टी शेप वाली बैलेंस शीट है, लायबिलिटी एसेट टी शेप में ना, कि लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज है, राइट हैंड साइड पे एसेट्स है, उसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू अ स्टेटमेंट बैलेंस शीट। एंड फिर उस स्टेटमेंट बैलेंस शीट से हमें करना पड़ेगा कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो मैं आ रहा हूं ऑन अ फ्रेश पेज, मैं पहले फॉर्मेट रेडी कर रहा हूं। मैं ऊपर लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20, एंड उसके नीचे बस मुझे 3 कॉलम्स चाहिए। पहला पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट एंड परसेंटेज। राइट, यहां पर आपको 2 साल की अमाउंट्स नहीं दी है, एक ही साल की अमाउंट है, तो एक ही साल का अमाउंट कॉलम एंड उस अमाउंट्स को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इन कॉमन साइज स्टेटमेंट हमें अमाउंट्स को परसेंटेज में चेंज करना है। यहां पर कंपैरिजन नहीं है कि कंपेयर करो, डिफरेंस कैलकुलेट करो, फिर डिफरेंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। जो अवेलेबल अमाउंट है उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे, वही हमें आज पढ़ना है। बट हमारा पहला काम क्या होगा कि फॉर्मेट तो बन गया, अब इस फॉर्मेट में जो गिवन बैलेंस शीट है उसे हमें कन्वर्ट करना है इन अ स्टेटमेंट फॉर्मेट। बैलेंस शीट जब भी आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओगे या कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाओगे, पहला आपका काम होगा जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में है उसे आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो स्टेटमेंट फॉर्मेट में जब भी आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे तो हमें पहला हिस्सा हमेशा कैलकुलेट करना है एज सोर्सेस ऑफ फंड्स। क्या कैलकुलेट करना है, एज सोर्सेस ऑफ फंड्स। एंड सोर्सेस ऑफ फंड में हमें पहला कैलकुलेशन करना है शेयर कैपिटल का। कैलकुलेशन करना है मतलब क्वेश्चन से ढूंढ के लिखना है। तो मुझे सोर्सेस ऑफ फंड में ए हिस्सा क्या चाहिए, हमेशा शेयर कैपिटल। तो बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दो प्रकार के शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल के अंडर में इन दोनों के उठा के लिखूंगा। देयर इज सिंपली शेयर कैपिटल हमें चाहिए, या हमें अगर स्टेटमेंट फॉर्मेट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है तो हमें शेयर कैपिटल चाहिए। तो बैलेंस शीट में जितने टाइप के शेयर कैपिटल है वो सारे शेयर कैपिटल के अंदर में आएगा। अगर आपको लास्ट एग्जाम्पल याद है या लास्ट लेक्चर याद है तो उसमें केवल उन्होंने एक ही प्रकार का शेयर कैपिटल दिया था, तो वो जस्ट हमने शेयर कैपिटल के सामने कॉपी पेस्ट किया था। बट यहाँ पर शेयर कैपिटल के 2 प्रकार है, एक है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इन दोनों को मैं उठा के शेयर कैपिटल के अंडर लिखूंगा। तो मैं पहले लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल ₹9 लाख, नीचे लिख रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹80,000। एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट किया, नथिंग एल्स। ये क्लियर है। अब इसके बाद मुझे बी हिस्सा हमेशा चाहिए एज रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो फिर से चेक करो बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस है क्या, यस है, 150। उठाओ लिख लो रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,50,000। फिर मुझे इन दोनों ए एंड बी की टोटल नीचे लेनी है, तो मैं ले रहा हूं 9 लाख प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 इज 11,30,000, जिसे हम कहते हैं एज नेटवर्थ। तो ये जो पहला हिस्सा है सोर्सेस ऑफ फंड का, उसमें मैंने कैलकुलेट किया ए पार्ट, दैट इज नेटवर्थ। तो नेटवर्थ हमेशा आपको मिलेगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल में जितने टाइप के कैपिटल है वो सारे इंक्लूड करने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों थे तो दोनों मैंने ले लिया। एंड फिर उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस मैंने बैलेंस शीट से कॉपी किए। इन तीनों की टोटल मिल गया मुझे नेटवर्थ। तो मुझे सोर्सेस ऑफ फंड का पहला हिस्सा मिला विच इज नेटवर्थ। अब मुझे अगला हिस्सा चाहिए जिसमें मैं कैलकुलेट करूंगा बोरोड फंड्स। तो बोरोड फंड्स इज नथिंग बट लोन, कर्जा। आपने अगर कोई कर्जा लिया है तो वो बोरोड फंड कहलाएगा। तो लायबिलिटीज में चेक करो कि क्या किसी प्रकार का कर्जा लिया है, तो आंसर इज यस, देयर इज अ सिक्योर्ड लोन ऑफ 3 लाख एंड देयर इज अ अनसिक्योर्ड लोन ऑफ 2 लाख। तो सिक्योर्ड
सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन दोनों मेरे लिए बन गया बोरोड फंड, तो इनको उठा के मैं पोस्ट कर रहा हूँ अंडर बोरोड फंड्स। पहले मैं लिख रहा हूँ सिक्योर्ड लोन 3 लाख, फिर मैं लिख रहा हूँ अनसिक्योर्ड लोन ₹2 लाख। अब इन दोनों की टोटल में इमीडिएटली नीचे लूंगा, 3 लाख प्लस 2 लाख इज नथिंग बट 5 लाख, एंड उसे मैं कहूंगा एज ए टोटल ऑफ बोरोड फंड्स या नथिंग बट बोरोड फंड, कि ये बोरोड फंड की टोटल है, कि टोटल हमने 5 लाख रुपए का कर्जा लिया हुआ है। जो शेयर होल्डर से ओनर है उन्होंने टोटल 11,30,000 रुपए इन्वेस्ट किए। नेटवर्थ मतलब द वैल्यू और द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इनटू द बिजनेस इज नेटवर्थ 11,30,000 एंड बोरोड फंड इज नथिंग बट कि आपने बिजनेस चलाने के लिए कितना पैसा उधार लिया है या कर्जा लिया है, तो इट इज 5 लाख। तो ए हिस्सा इज नेटवर्थ, बी हिस्सा इज बोरोड फंड। हमेशा स्टेटमेंट फॉर्मेट बैलेंस शीट में आपको सोर्सेस ऑफ फंड कैलकुलेट करने हैं, उसमें नेटवर्थ कैलकुलेट करना है इसी प्रकार से, बोरोड फंड कैलकुलेट करने हैं इसी प्रकार से। अब नेटवर्थ एंड बोरोड फंड की टोटल हम नीचे लेंगे जिसे हम कहेंगे एज टोटल फंड्स अवेलेबल ए प्लस बी। तो ए इज 11,30,000, बी इज 5 लाख, दोनों के टोटल 16,30,000 बिकेम आर टोटल फंड्स अवेलेबल। तो ये हमारा बैलेंस शीट का या स्टेटमेंट फॉर्मेट बैलेंस शीट का पहला हिस्सा हुआ जिसमें हमने सोर्सेस ऑफ फंड्स कैलकुलेट किए एंड उनकी टोटल ली, तो नथिंग बट ये हमारा बैलेंस शीट का पहला हिस्सा बन गया। अब हमें बैलेंस शीट का दूसरा यानी कि स्टेटमेंट फॉर्मेट बैलेंस शीट का दूसरा हिस्सा बनाना है जिसमें हमें कैलकुलेट करना है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिर से पहला मुझे चाहिए फिक्स्ड एसेट्स, तो मैं लिख रहा हूं ए हिस्सा फिक्स्ड एसेट्स। अब एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, तो वो आपको बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखेंगे। तो यस एसेट्स में देखो फिक्स्ड एसेट्स दिया है 9 लाख, तो उसको उठाओ कॉपी करो, मैंने लिख लिया फिक्स्ड एसेट्स 9 लाख। फिक्स्ड एसेट्स के बाद बी पार्ट मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। तो बैलेंस शीट में चेक करो इन्वेस्टमेंट उन्होंने दिया 1,50,000, इसलिए मैं अपने एप्लीकेशन ऑफ फंड में बी हिस्सा लिख रहा हूं एज इन्वेस्टमेंट ₹1,50,000। अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो मैं बी पार्ट नहीं लिखता, मैं डायरेक्टली सी पार्ट यानी कि वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करता। बट बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है तो मैंने इन्वेस्टमेंट्स लिखा 1,50,000। एंड अब मुझे सी पार्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज वर्किंग कैपिटल, जिसका फॉर्मूला हमें पता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज नथिंग बट वर्किंग कैपिटल। तो सी हिस्सा एप्लीकेशन ऑफ फंड में हमेशा आएगा वर्किंग कैपिटल, जिसमें मुझे करंट एसेट्स चाहिए, उस करंट एसेट्स से मैं करंट लायबिलिटीज को सबट्रैक्ट करूंगा, मुझे वर्किंग कैपिटल मिलेगा। तो करंट एसेट्स आपको एसेट्स में दिख रहा है 7,30,000, तो उनको उठाओ एंड करंट एसेट्स के सामने लिख लो 7,30,000। अब मुझे दूसरा क्या चाहिए करंट लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज में होगी करंट लायबिलिटीज 1,50,000, उनको उठाओ एंड करंट लायबिलिटीज के सामने लिख लो माइनस करंट लायबिलिटीज 1,50,000। तो 7,30,000 करंट एसेट्स है, 1,50,000 करंट लायबिलिटीज है, दोनों मैंने क्वेश्चन से कॉपी किए। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मुझे वर्किंग कैपिटल नीचे मिल रहा है एज 5,80,000। सो इस कंपनी का दैट इज XYZ लिमिटेड का वर्किंग कैपिटल इज 5,80,000। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में मुझे ABC हमेशा चाहिए, A चाहिए फिक्स्ड एसेट्स, B चाहिए इन्वेस्टमेंट, C चाहिए वर्किंग कैपिटल। अब इन तीनों का टोटल विल बी माय एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी कि बैलेंस शीट के दूसरे हिस्से का टोटल, जिसे मैं कहूंगा सिंपली एज टोटल फंड्स अप्लाइड, दैट इज A प्लस B प्लस C। A यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, B यानी कि इन्वेस्टमेंट, C यानी कि वर्किंग कैपिटल विच इज 5,80,000। तो 9 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 5,80,000 टोटल आ रहा है 16,30,000। तो बैलेंस शीट के दूसरे हिस्से का टोटल दैट इज टोटल फंड्स अप्लाइड का टोटल आ रहा है 16,30,000। तो अगर आप चेक करोगे बैलेंस शीट का पहला हिस्सा था सोर्सेस ऑफ फंड, टोटल फंड्स अवेलेबल इज 16,30,000 एंड बैलेंस शीट का दूसरा हिस्सा एप्लीकेशन ऑफ फंड जहां पर हमने टोटल फंड अप्लाइड कैलकुलेट किए 16,30,000। सो मैं बैलेंस शीट इज टैलिंग ऑन बोथ द साइड। बैलेंस शीट का पहला हिस्सा दैट इज सोर्सेस ऑफ फंड्स इज इक्वल टू बैलेंस शीट का दूसरा हिस्सा एप्लीकेशन ऑफ फंड। बैलेंस शीट टैली हो गई यानी कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ टी फॉर्मेट था वो हमने स्टेटमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। तो अब क्वेश्चन की हमें कोई जरूरत नहीं है, उसे भूल जाओ। अब हम आगे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट जब भी आप प्रिपेयर करोगे तो आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमेशा एक वैल्यू को एज अ बेस वैल्यू पकड़ना होता है। क्या पकड़ना होता है आपको? बेस वैल्यू। हमें कैलकुलेट क्या करना है? परसेंटेज विच विल डिनोट द कॉमन साइज स्टेटमेंट या कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये तो हुआ हमारा स्टेटमेंट फॉर्मेट बैलेंस शीट, जैसे हमने कंपेरेटिव स्टेटमेंट में भी किया था। फिर वहां पर दो अमाउंट थी, उन्हें कंपेयर करके उसका डिफरेंस कैलकुलेट किया एंड फिर उस डिफरेंस को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया। बट यहां पर हमें अवेलेबल वैल्यूज को परसेंटेज में चेंज करना है, जो कि हमारा लास्ट कॉलम है, जो कि नथिंग बट कॉमन साइज स्टेटमेंट का कॉलम है। तो उसे
परसेंटेज में, ये जो गिवन अमाउंट है उन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू टेक अ बेस। तो ये बेस जब भी बैलेंस शीट आप कॉमन साइज फॉर्मेट में बनाओगे तो आपका बेस हमेशा रहेगा एज टोटल फंड अवेलेबल एंड टोटल फंड अप्लाइड विच इज नथिंग बट 16,30,000। तो 16,30,000 विल बिकम योर बेस अमाउंट। आपकी बेस अमाउंट क्या बनेगी? 16,30,000 एंड डिपेंडिंग ऑन द बेस अमाउंट आपको अब परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं। तो यहां पर ध्यान क्या रखना है आपको कि जो आपकी टोटल है, टोटल ऑफ फंड्स अवेलेबल एंड टोटल्स ऑफ फंड अप्लाइड इज नथिंग बट योर बेस अमाउंट, राइट? तो नथिंग बट योर बेस अमाउंट इज 16,30,000। बेस अमाउंट कितनी है आपकी? 16,30,000। 16,30,000 16,30,000 ही क्यों बेस अमाउंट है? क्योंकि कॉमन साइज स्टेटमेंट कहता है कि जो आपका टोटल फंड्स अप्लाइड है एंड टोटल फंड्स अवेलेबल है वो आपका हमेशा बेस रहेगा एंड बाकी की सारी वैल्यूज उन बेसिस पर हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे? वही हमें पढ़ना है, राइट? तो बेस अमाउंट का कंसेप्ट क्लियर है कि जो आपकी लायबिलिटी के टोटल यानी कि सोर्सेज ऑफ फंड की टोटल है वो आपके लिए बनेगा बेस अमाउंट। एंड अगर आप देखोगे कि टोटल फंड अप्लाइड है उसकी टोटल भी आपके लिए बनेगी बेस अमाउंट। उसकी अमाउंट कितनी है? 1630। तो नथिंग बट बैक ऑफ द माइंड बस आपको इतने रखना है कि 16,30,000 रुपए इज माई बेस अमाउंट। व्हाट इज माई बेस अमाउंट? 16,30,000। अब इस बेस अमाउंट को हम हमेशा पकड़ते हैं एज 100%। इस बेस अमाउंट को हम हमेशा क्या पकड़ते हैं? एज 100% अमाउंट। तो मैं वही लिख रहा हूं कि 16,30,000 इज माई 100% अमाउंट एंड 16,30,000 is my 100% amount. It is my 100% value. Total of liability is 100%. Total of assets is 100%. Total of fund available is equal to 100% of my total of funds available. Yeah, nothing but sources of fund. And total fund applied is 16,30,000 is nothing but my 100% fund applied. Nothing but ऊपर का हिस्सा liability denote करता है, नीचे का हिस्सा asset denote करता है। तो 100% liability, 100% asset. Nothing but जो मेरी total value है, जो मेरी base amount है, it will denote एज इक्वल टू 100%। तो मैंने बेस अमाउंट के सामने 100% लिख लिया, 16,30,000 के सामने 100% लिख लिया दोनों तरफ, यानी कि टोटल फंड्स अवेलेबल वहां पर भी लिखा, टोटल फंड्स अप्लाइड वहां पर भी लिखा। अब इस बेस अमाउंट को बेस लेके हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला कहता है कि अमाउंट ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स नथिंग बट बेस अमाउंट इनटू 100। दिस इज टोटल फंड्स अवेलेबल, टोटल फंड्स अप्लाइड। तो उसे हम सिंपली कहेंगे एज टोटल फंड्स। तो व्हाट इज टोटल फंड्स? 16,30,000 नथिंग बट आवर बेस अमाउंट इज 16,30,000। तो बेस अमाउंट हमारा, बेस अमाउंट के कैलकुलेशन में हमें लेना है टोटल फंड्स की जगह में बेस अमाउंट लिखना है। एंड अमाउंट ऑफ आइटम मतलब क्या? अब हमें शेयर कैपिटल से लेके वर्किंग कैपिटल तक हर एक अमाउंट को कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज। तो उसकी अमाउंट, जो आइटम आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो उसकी अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट 16,30,000 इनटू 100 करो, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं विद इक्विटी शेयर कैपिटल जिसकी अमाउंट है 9 लाख। तो मेरा जब कैलकुलेशन होगा, जब मैं 9 लाख को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा कैलकुलेशन होगा अमाउंट ऑफ आइटम दैट इज शेयर कैपिटल की अमाउंट 9 लाख डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट या टोटल फंड्स इज 16,30,000 इनटू 100। तो वही मैं आपको ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, 9 लाख डिवाइडेड बाय 16,30,000 इनटू 100 विल गिव मी आंसर ऑफ 55.21%. So my equity share capital is 55.21% ऑफ माई टोटल फंड अवेलेबल। मेरे पास जितने फंड अवेलेबल है, जिसे मैंने 100% डिनोट किया है, उन 100% में से इक्विटी शेयर कैपिटल इज 55.21%. इज दिस क्लियर? तो वी आर कन्वर्टिंग ऑन अ सेम बेस, सारे वैल्यूज को हम सेम बेस पे कन्वर्ट कर रहे हैं कि टोटल फंड इज 100%, तो उस 100 का कितना परसेंट या टोटल फंड में से कितना परसेंट मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो 55.21%. सेम वे आई कैलकुलेट फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। तो सारे कैलकुलेशन इसी प्रकार करने हैं कि अमाउंट ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट इनटू 100। तो अगला कैलकुलेशन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कर रहा हूं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट इज 80,000, तो 80,000 डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट 16,30,000 इनटू 100 इज 4.91%. उसी प्रकार मैं रिजर्व एंड सरप्लस का कैलकुलेशन करूंगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 16,30,000 इनटू 9.20. अब 16,30,000 हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 16,30,000 हमेशा जितनी भी आप कैलकुलेशन करोगे 16,30,000 कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ ऊपर की वैल्यू चेंज होगी कि आप कौन से आइटम के लिए उसे कैलकुलेट करें। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस इज 1,50,000, तो 1,50,000 अपॉन टोटल फंड 16,30,000 इनटू 100 इज 9.20.
9.20%। फिर अगला कैलकुलेशन इज फॉर नेटवर्थ 11,30,000 डिवाइडेड बाय 16,30,000 इंटू 100 इज 69.33%। फिर अगला कैलकुलेशन इज फॉर सिक्योर्ड लोन 3 lakhs डिवाइडेड बाय 16,30,000 इंटू 100 इज 18.40%। फिर अगला कैलकुलेशन इज फॉर अनसिक्योर्ड लोन 2 lakhs डिवाइडेड बाय 16,30,000 इंटू 100 इज 12.27%। सिंपल। फिर अगला कैलकुलेशन में कर रहा हूं फॉर बोरोड फंड्स 5 lakhs डिवाइडेड बाय 16,30,000 इंटू 100 इज 30.67%। फिर अगला कैलकुलेशन में कर रहा हूं फॉर फिक्स्ड एसेट्स 9 lakhs डिवाइडेड बाय 16,30,000 इंटू 100 इज 55.21%। फिर अगला कैलकुलेशन में कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट्स के लिए 1,50,000 डिवाइडेड बाय 16,30,000 इंटू 100 इज 9.20। फिर अगला कैलकुलेशन इज फॉर करंट एसेट्स 7,30,000 डिवाइडेड बाय 16,30,000 इंटू 100 इज 44.79%। सेम वे फॉर करंट लायबिलिटी 1,50,000 डिवाइडेड बाय 16,30,000 इंटू 100 इज 9.2% या 9.20%। फिर वर्किंग कैपिटल 5,80,000 डिवाइडेड बाय 16,30,000 इंटू 100 इज 35.59%। तो ये मेरा लास्ट कैलकुलेशन था। तो लास्ट कैलकुलेशन के बाद आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट इस प्रकार दिखना चाहिए कि पहला मैंने क्या किया, फॉर्मेट रेडी किया। फिर मैंने जो टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट एज अ क्वेश्चन थी उसे मैंने स्टेटमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। फिर हर एक अमाउंट को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया बाय टेकिंग अ बेस अमाउंट। तो आप हमेशा आपका टोटल फंड अवेलेबल एंड टोटल फंड अप्लाइड इक्वल होगा और वही अमाउंट आपके लिए बेस अमाउंट होगी। तो आपको बस फॉर्मूला यूज करना है एंड परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो माय फाइनल अमाउंट या फाइनल कैलकुलेशंस के बाद मेरा कॉमन साइज स्टेटमेंट इस प्रकार दिखना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो ये बन गया कॉमन साइज बैलेंस शीट, सिंपल। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट के बाद हम इमीडिएटली बढ़ते हैं ऑन अ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं विच इज अबाउट कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, जो कि है सॉल्व एग्जाम्पल 8 या इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल 8, जिसमें उन्होंने कहा है फर्स्ट लाइन पर प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। क्या प्रिपेयर करो? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, विच इज वेरी इजी। यहाँ पर हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि जो आपको स्टेटमेंट है वो इनकम स्टेटमेंट उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके दिया है। बस आपको इन्हें क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है एंड परसेंटेज कैलकुलेट करना है, राइट। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो 2 साल के अमाउंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है लेकिन अमाउंट इज फॉर 2 years। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। जो अभी हमने 1 साल के लिए कैलकुलेशन किया वैसे ही आपको 2 साल के लिए कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर हमें कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है जिसमें अमाउंट 31 मार्च 2019 की अवेलेबल है, 31 मार्च 2020 की अवेलेबल है। तो पहले मैं फॉर्मेट रेडी करता हूँ। तो मैं आ रहा हूँ ना फ्रेश पेज में, लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ डैश, क्योंकि कंपनी का नाम नहीं दिया है यहाँ पर। तो इन द बुक्स ऑफ डैश कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 20। तो यहाँ पर हम 2 साल का कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। अगेन वी आर नॉट प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट चेंज या परसेंटेज चेंज कैलकुलेट नहीं करना है, हमें हर एक साल की अमाउंट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है जैसे हमने अभी बैलेंस शीट में कैलकुलेट किया। बस यहाँ पर हर कैलकुलेशन 2 बार होगा, एक होगा मार्च 19 के लिए, एक होगा मार्च 20 के लिए। कैसे देखते हैं। पहले मैं फॉर्मेट रेडी कर रहा हूँ। तो मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली 3 कॉलम से, पर्टिकुलर्स 31 मार्च 19, 31 मार्च 20 एंड फिर 31 मार्च 19 कॉलम को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, अमाउंट और परसेंटेज, एंड 31 मार्च 20 के कॉलम को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, अमाउंट एंड परसेंटेज। अब मेरा पहला काम क्या होगा, जो क्वेश्चन में उन्होंने इनकम स्टेटमेंट दिया है उसे बस मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आइटम विच इज नथिंग बट नेट सेल्स। तो नेट सेल्स को उठाओ एंड आपके फॉर्मेट में कॉपी करो। नेट सेल्स 31 मार्च 19 के अमाउंट कॉलम में 5 lakhs एंड 31 मार्च 20 के अमाउंट कॉलम में 6 lakhs। तो नेट सेल्स उठाया एंड मैंने ईयर वाइज अमाउंट कॉलम में लिखा, परसेंटेज हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। फिर अगला आइटम इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उठाओ कॉपी करो, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3 lakhs एंड 3,60,000। इमीडिएटली सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपको अगला आंसर मिलेगा एज ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज 2 lakh एंड 2,40,000। जैसे कि सामने दिख रहा है, क्वेश्चन में दिख रहा है, वैसे ही मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, राइट। जो हमारा फॉर्मेट है उसमें बस मैं कॉपी कर रहा हूं। फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्वेश्चन में अगला आइटम है लेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उठा के मैंने कॉपी कर लिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 55,000, 72,000। फिर अगला आइटम दिया उन्होंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कॉपी करके लिख लिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 52,500 एंड 66,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ये दोनों खर्चे सब ट्रैक करो, आपको आंसर मिलेगा एज नेट प्रॉफिट 92,500 एंड 1,02,000। सो दिस इज हाउ मैंने बस क्वेश्चन की वैल्यूज को कॉपी किया
पेस्ट किया इनटू आवर फॉर्मेट। तो अब मुझे क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्वेश्चन को मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की सारी वैल्यू अब हमारे कॉमन साइज स्टेटमेंट में अवेलेबल है। अब हमारा अगला काम क्या होगा, तो अब हमें हर एक साल का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। दोनों को एक साथ नहीं कैलकुलेट करना है। पहले मैं क्या कर रहा हूं, 31 मार्च 2019 का परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा, वो कंप्लीट करने के बाद 31 मार्च 20 के परसेंटेज का कैलकुलेशन करूंगा। बट अगेन फिर से परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू को बेस लेना पड़ेगा। जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे थे तो बैलेंस शीट में हम फंड्स की टोटल, दैट इज फंड्स अप्लाइड की टोटल एंड फंड्स अवेलेबल की टोटल को बेस लेते थे। दोनों की अमाउंट एक ही होती थी। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में फंड्स अवेलेबल भी 16,30,000 थे, फंड अप्लाइड भी 16,30,000 थे, तो बेस अमाउंट हमारे लिए बन गई थी 16,30,000। वैसे ही जब आप कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे तो जो अवेलेबल सेल्स वैल्यू है वो आपके लिए बेस अमाउंट बनेगी। तो नेट सेल्स को मैं कह रहा हूं एज अ बेस अमाउंट। नेट सेल्स बिकेम आर बेस अमाउंट एंड नेट सेल्स को हम हमेशा एज्यूम करेंगे एज 100%। तो मैं नेट सेल्स के सामने परसेंटेज कॉलम में लिख रहा हूं एज 100%। जो कोई भी आपका बेस बनेगा वो हमेशा 100% आपको डिनोट करना है। तो इन बैलेंस शीट फंड्स अप्लाइड या फंड्स अवेलेबल इज योर बेस अमाउंट। जो टोटल ऑफ लायबिलिटी है या टोटल ऑफ ए पार्ट है या टोटल ऑफ बी पार्ट है वो आपका बेस बनेगा। बट इन इनकम स्टेटमेंट सेल्स हमेशा आपका बेस बनेगा, सेल्स अवेलेबल सेल्स आपका बेस बनेगा। तो फॉर 31 मार्च 2019 आपके नेट सेल्स इज 5 lakhs, तो 5 lakhs को मैं एज 100% अज्यूम करूंगा एंड अब इस बेस अमाउंट को बेस लेके मैं बाकी की अमाउंट्स को कन्वर्ट करूंगा इनटू परसेंटेज। फिर से वही फॉर्मूला जो हमने अभी अप्लाई किया था, दैट इज अमाउंट ऑफ एन आइटम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, दैट इज बेस अमाउंट इनटू 100। तो बेस अमाउंट यहां पर हमारे क्या पकड़ रहे हैं हम, एज नेट सेल्स। तो नेट सेल्स की अमाउंट इज 5 लाख, तो बेस अमाउंट 5 लाख कांस्टेंट रहेगी फॉर ईच एंड एवरी कैलकुलेशन। तो अब मैं क्या करूंगा, जो सेकंड आइटम है नेट सेल्स के बाद अगला आइटम कौन सा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विच इज 3 lakhs, इसे कन्वर्ट करूंगा इनटू परसेंटेज। तो अवेलेबल आइटम इज, अमाउंट ऑफ आइटम इज 3 lakhs डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट की आइटम की अमाउंट इज 5 lakhs या सेल्स की अमाउंट इज 5 lakhs। तो 3 lakh बाय 5 lakh इनटू 100 मुझे आंसर मिलेगा। तो वही मैं कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं कि 3 lakh डिवाइडेड बाय 5 lakh इनटू 100 इज नथिंग बट 60%। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट इज 3 lakhs, उसे मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, इट बिकेम 60%। सो ये डिनोट करता है अगर आप 100 रुपए के सेल्स करते हो, 100% इज माई सेल्स, तो 100% में से 60% मेरा उन गुड्स को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 60% ऑफ माई सेल्स। तो उसे कैलकुलेट कैसे किया, तो बस मैंने फॉर्मूला यूज किया, अमाउंट ऑफ एन आइटम दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट 3 lakhs डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट विच इज 5 lakh। बेस अमाउंट हमेशा इनकम स्टेटमेंट में सेल्स अमाउंट विल बी द बेस फॉर कॉमन साइज स्टेटमेंट या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। जब भी आप कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे तो बेस विल बी सेल्स। इज दिस क्लियर? तो फॉर 2019 सेल्स की अमाउंट इज 5 lakh, तो 5 lakh इज इक्वल टू 100, 5 lakh बन गया मेरा बेस अमाउंट। तो मैंने बस कैलकुलेशन किया आइटम की अमाउंट या अमाउंट ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट विच इज 5 lakhs इनटू 100 इज 60%। अब अगला कैलकुलेशन वही, ग्रॉस प्रॉफिट इज 2 lakhs, तो 2 lakh डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट 5 lakh इनटू 100 इज नथिंग बट 40%। फिर अगला कैलकुलेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 55,000 बाय 5 lakh इनटू 100 इज नथिंग बट 11%। 55,000 आपकी अवेलेबल अमाउंट है ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट 5 lakh विच इज नेट सेल्स इनटू 100 इज 11%। वैसे ही मैं अगला कैलकुलेशन कर रहा हूं, ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 52,500 डिवाइडेड बाय 5 lakh इनटू 100 इज 10.5%। एंड लास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं ऑफ नेट प्रॉफिट 92,500 डिवाइडेड बाय 5 lakh इनटू 100 इज 18.5%। तो यहां पर मैंने फर्स्ट ईयर यानी कि 31 मार्च 2019 के सारे कैलकुलेशन कर लिए। अब उसी प्रकार से मैं 31 मार्च 20 का परसेंटेज कैलकुलेशन करूंगा। फिर से हमारा नेट सेल्स यानी कि 6 लाख रुपीस बन जाएगा बेस अमाउंट। अब यहां पर मैं 31 मार्च 2020 के कैलकुलेशन करो तो 31 मार्च 2020 का सेल्स मेरे लिए बेस अमाउंट बनेगा। तो 31 मार्च 20 का सेल्स है 6 lakhs जिसे हम कहेंगे बेस अमाउंट। तो बेस अमाउंट को यूज करके हम बाकी के सारे वैल्यूज को परसेंटेज में चेंज करेंगे। फॉर्मूला वही फिर से हम अप्लाई करेंगे, दैट इज अमाउंट ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट या सेल्स की वैल्यू इनटू 100। तो पहला अवेलेबल वैल्यू हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,60,000, तो अगर आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 3,60,000 बाय 6 lakhs इनटू 100 इज 60%। तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर आ रहा है एज 60%, राइट। अब मैं वैल्यूज केवल 2020 की ले रहा हूं। 2020 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2020 का सेल्स 6 lakhs इनटू 100 इज 60%। फिर मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6 lakhs इनटू 100 इज 40%। फिर मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कैलकुलेट
करूंगा 72,000 बाई 6 lakhs into 100 is 12%। फिर मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कैलकुलेट करूंगा 66,000 डिवाइडेड बाई 6 lakh into 100% is 11%। एंड फाइनली नेट प्रॉफिट 1,02,000 डिवाइडेड बाई 6 lakhs into 100 is 17%। तो ये मेरा लास्ट कैलकुलेशन हुआ फॉर 2020। तो कैलकुलेशंस के बाद आपका फाइनल आंसर शुड लुक लाइक दिस। इजी सिंपल, बस आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है कि फॉर इनकम स्टेटमेंट नेट सेल्स विल बी योर बेस अमाउंट, बट ऑन द अदर हैंड बैलेंस शीट में टोटल फंड्स विल बी योर बेस अमाउंट। बाकी फॉर्मूला यूज करो, कैलकुलेशन करो, राइट। बैलेंस शीट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो टी फॉर्मेट की बैलेंस शीट है उसे पहले आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, फिर बेस अमाउंट लेके आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं। एंड इनकम स्टेटमेंट में जो ऑलरेडी अवेलेबल इनकम स्टेटमेंट है उसे कॉपी करो, फिर सेल्स को बेस पकड़ो एंड परसेंटेज कैलकुलेशन करो। सिंपल। तो इन दोनों एग्जाम्पल को फिर से रीसॉल्व करो, रिवाइज करो, प्लस जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अवेलेबल क्वेश्चन है वो एज अ होमवर्क आपको सॉल्व करने हैं, राइट। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका फॉर्मेट, उसका कंसेप्ट एंड उसमें क्या क्या सोर्सेस ऑफ कैश फ्लोज है या व्हाट आर द डिफरेंट कैश फ्लोज, उनके बारे में डिस्कस करना है एंड उसके ऊपर बेस्ड इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है, राइट। इन नेक्स्ट लेक्चर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। चलो तो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।